वेट एंड मेजरमेंट नाम की जो संस्था है, उन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को, जो कि थे एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है साहब, अब हेडिंग डालो, द बेस यूनिट्स, द बेस यूनिट्स used in SI system। SI सिस्टम के अंदर जो बेस यूनिट्स होती है, बेस यूनिट्स का मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने ली थी उन सबकी यूनिट, उसको आज समझेंगे। बहुत शानदार चीज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीटर को। ये मीटर कहाँ से ली इन्होंने? सबसे पहले बेस यूनिट समझेंगे मीटर। आज आपको पता चलेगा रियल में मीटर किसकी लेंथ है। जो 1 मीटर जो कंसिडर किया जाता है ना, वो 1 मीटर है क्या चीज। तो पहले आप लिख लो, जैसा मैं लिखा रहा हूँ वैसा लिखो, फिर आपको थोड़ी सी फील आएगी। लिखो, इट इज द लेंथ, it is the length, it is the length of the path traveled by light, path traveled by light in vacuum, in vacuum during a time interval of, during a time interval of 1 upon, during a time interval of 1 upon 299 792 458 of a second। ना ब्रैकेट में लिख लो 1983, ऐसा लिख लो बस आप। ये कोई ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लो इसको ऐसे ही। बच्चों लिख लिया आपने ये चीज? यस सर। अब समझो हमने क्या बोला था। हमने एक चीज बात करी थी जब मैं आपको बता रहा था यूनिट के बारे में। तो मैंने बोला था कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड चूज किए जाते हैं यूनिट बनाने के लिए, वो स्टैंडर्ड्स की कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है? इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर। इनवेरिएबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों? आज बड़े आराम से समझाऊंगा आपको, चीजें ध्यान से समझना। इनवेरिएबिलिटी का मतलब वो समय के साथ, है ना, समय के साथ चेंज ना हो। इट विल बी नॉट चेंजेबल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज ना हो। हाँ, ये वर्ड अब मेरे को माइंड में सेट हो गया कि हाँ, कहने का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट चूज कर की गई है, तो वो जो यूनिट चूज की गई है वो यूनिट ऐसी है जो समय के साथ चेंज नहीं होती। अब मैं बोलूं कि लेंथ के लिए यूनिट बनाई, साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज से हम मीटर लेंगे, ऐसा यूनिट। इसका मतलब मीटर क्या था, मीटर कैसे इन्होंने चूज करी? तो ध्यान से सुनना बच्चों, मीटर कैसे चूज करी उन्होंने। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट पाथ ट्रेवल करती है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 1 अपॉन 299792458। ये मुझे याद है अच्छी तरीके से डाटा, इसलिए आपको भी याद होना चाहिए। क्या बोलोगे? 1 अपॉन 299
792,458। याद कर लो बच्चों, याद कर लो। यस, इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, है ना। और जब इतना बड़ा डाटा पूछेगा तो ऑप्शन मालूम है कैसे आएंगे, ऐसे ऑप्शन आएंगे 293256 128, ठीक है ना। बी ऑप्शन 299792,458, ऐसे मिलते जुलते एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए। कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी। क्यों नहीं करना? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का फिक्स डाटा है, एकदम कैलकुलेटेड डाटा है, इसमें कुछ भी वेरी नहीं कर सकते, एक सिंगल डिजिट की भी वेरिएशन नहीं करेंगे। जैसा मैंने लिखा सेम एज इट इज वैसा ही लिखना है। अब सुनो, अब सुनो क्या बोला उन्होंने। उन्होंने ऐसा बोला कि साहब ये जो लाइट है, पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,45 सेकेंड, यानी 1/299,792,458 सेकेंड जो है, ठीक है ना, 458 सेकेंड जो है, इतने टाइम में, इतने टाइम में लाइट वैक्यूम के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी 1 मीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई मैंने जो बोली? क्या बोला मैंने? 1/299,792,458 इतने सेकंड में। सोचो आप कितना सेकंड, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ इतना हिस्सा, अप्रोक्सीमेट इतना हिस्सा। इतना हिस्सा जब लाइट ट्रेवल करेगी उसको बोलेंगे हम क्या? 1 मीटर। ये क्लियर है आपको बच्चों? जो मैंने बात बोली वो चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने? रेस्पॉन्स करो फटाफट से, क्या ये बात समझ में आई कि 1/299,792,458 सेकंड में लाइट ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो कहलाएगी मेरी क्या? 1 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? रेस्पॉन्स करो। Yes, sir. वेरी क्लियर सर। वेरी गुड। यानी ये जो लाइट थी ना, बेसिकली अलग अलग बुक्स के अंदर देखोगे तो उसके अंदर ऐसा लिखा होगा क्रिप्टॉन 86, ये एक स्टैंडर्ड इन्होंने पार्टिकल की लाइट की स्पीड मेजर की थी जब इसकी वेव जो है वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही थी, ठीक है ना। ये जो है आपकी ऑरेंज कलर की, ऑरेंज रेड टाइप स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम आपका जो होता है इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना। ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आपको ये याद रखना है, क्या बोला अपन ने कि लाइट, लाइट वैक्यूम के अंदर 1/299,792,458 इतने सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 मीटर के बराबर होती है। अब सोचो, अब सोचो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी बात क्यों बोली? साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी बात इसलिए बोली क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है। ये स्पीड क्या कभी कोई चेंज कर सकता है? कोई चेंज नहीं कर सकता। आज से 100 200 500 वर्ष पहले भी इतनी ही स्पीड से लाइट चल रही थी और आज भी इतनी स्पीड से चल रही है और फ्यूचर में भी इतनी ही स्पीड से चलेगी। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। हाँ, आप ये चीज मेरे से पूछ सकते हो सर, तो मेरे को एक चीज बताओ, वैक्यूम के अंदर साइंटिस्ट लोग क्या अपने हाथ में लालटेन लालटेन लेकर के दौड़ रहे थे क्या? हाँ, साइंटिस्ट लोग क्या लालटेन लेकर के दौड़ रहे थे? सर आपने कैसे बोल दिया कि ये 1 मीटर जो होगी वो डिस्टेंस इतने सेकंड में ट्रेवल्ड होगी? इतने सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस को आपने 1 मीटर बोल दिया और ऐसा ही साइंटिस्ट लोगों ने बोला। तो इसका मतलब ये, क्या साइंटिस्ट लोग लाइट के पीछे दौड़ रहे थे क्या? तो उन्होंने 1 मीटर को जज कर लिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं था। बेसिकली जैसे जैसे मैंने क्या बोला, इंसानों के सोचने समझने की शक्ति बढ़ती गई, तब उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला जनरेट किया था। बस मैं अभी बता रहा हूँ 10th क्लास में, अगर आपको मास्टर ने बताया है तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो अभी केवल समझो आप उसको, अभी केवल समझो। एक फॉर्मूला होता है जहां से ये स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट होती है। वो फॉर्मूला मैं आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है अभी, है ना, ये लिखना नहीं। स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हुए बेसिकली इस एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, C = 1/√of ε0 μ0। ये इसको बोला जाता है म्यू, और ये जो नीचे जीरो बोलते हैं ना इसको बोलते हैं नॉट। ये एक होता है एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन।
ठीक है ना, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। बहुत बहुत अच्छी अच्छी रोचक रोचक चीजें बताऊंगा मैं आपको। इसको बोला जाता है म्यू। क्या बोला जाता है? म्यू, म्यू, है ना, MUE, म्यू, म्यू, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है म्यू। अब देखो ये जो होता है ना, इसका नाम जो होता है फिजिक्स के अंदर हमने इसका नाम दिया है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फर्स्ट टाइम आप इन सिंबल्स को देख रहे हो, प्लीज कंफ्यूज मत होना, सारी चीज फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी आपको आगे। इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बेसिकली कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ये कांस्टेंट लगाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये जब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तब हम मैग्नेटिक फील्ड, तब हम इस कांस्टेंट को लिखते हैं म्यू नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं तब लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये कांस्टेंट्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इन कांस्टेंट्स की फिक्स वैल्यूज होती है बच्चा, अभी आप कंफ्यूज मत होना, इन कांस्टेंट की फिक्स वैल्यूज होती है, इनकी यूनिट्स भी होती है। अभी केवल आप लिखना नहीं, बस सुन लो। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ऐसा वैल्यूज होती है। तो ये जो वैल्यूज है बेसिकली इन वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं इसमें, किसमें, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में, जब वैल्यूज को पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है, सुनना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.99792,458 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो मेरी बात? सुनना वापस, है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ ये सारी चीज, बस आपको फील कराने के लिए मेरे को ये चीज समझानी है, ताकि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और ये चीज ध्यान रखना, आज की क्लास में जिसने समझ ली, दोबारा फिजिक्स के अंदर ये चीजें कभी उठाई नहीं जाती, क्योंकि फिर तो हम डायरेक्ट केवल यूज करते हैं यूनिट्स को। मैं बोलूंगा लेंथ की यूनिट क्या होगी बच्चों, आप बोलोगे सर लेंथ की यूनिट मीटर होगी, बस खत्म। क्या होती है मीटर? ये आपसे हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। कौन सा एग्जामिनर? जो वाइवा लेने आएगा ना, प्रैक्टिकल्स के वाइवा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आएगा। बोर्ड एग्जाम्स में पूछेगा, इंटरव्यू में कहीं जाओगे, आप बोल दिया साइंस का स्टूडेंट, पूछ ले सकता है कोई भी, तो आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसकी, ये होती है C इक्वल्स टू 2.99792,458 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। यानी क्या है, इससे क्या समझे, ये देखो ये कैलकुलेट होगी, लाइट की स्पीड कैलकुलेट होगी, लालटेन लेके साइंटिस्ट लोगों ने नहीं दौड़े, है ना, ये यहाँ से कैलकुलेट हुई है। तो उन्होंने ये बोला, इसका मतलब क्या, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड में, एक सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है बच्चों, 2.99792,458 मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1 मीटर होगा 1/2.9। कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं सही है, एक सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर की। ये आपको लिखना नहीं है, बस फील के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये जब की तो ये आया 2.99792,458, ये अब इसको, इसी को क्या लिखा जाता है, इसी को जब मैं पॉइंट हटा दूंगा, जीरो लगा दूंगा, ठीक है ना, ऊपर, तो ये वैल्यू ही 2.997, यही अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं, इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, ठीक है ना। तो यही बात बोली गई, इस तरीके से कैलकुलेट की कि 1 मीटर क्या होगा, 1 मीटर होगा 1/2.99792,458 सेकंड के बराबर, सेकंड के बराबर, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना। जब इसको पढ़ा गया 1 मीटर को, तो उसकी लैंग्वेज ये बनी। अभी ये पॉइंट कहाँ गायब हो गया, कैसे ये पॉइंट हट गए, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। आप क्या बोलोगे कि सेकंड का इतना हिस्सा कितना, 299792458, इतने सेकंड के अंदर, इतने सेकंड के अंदर लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होती है 1 मीटर। किसके बराबर होती है? 1 मीटर के बराबर होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है आपको बात? ये रियल में ऐसे निकला है, ये मैंने तरीका आपको बताया निकालने का, कि ऐसे निकला है, ठीक है। बाकी आपको याद केवल इतना ही रखना है जो मैंने बोली डेफिनेशन,
ये बच्चों आपको क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। क्लियर सर। वेरी गुड, क्लियर सर। वेरी गुड। ये चीज ऐसे कैलकुलेट हुई है, ठीक है ना। आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मेरे को बोल देना, मैं लिखा दूंगा कहीं पे साइड में आपको, पर आपको याद रखने की जरूरत केवल इतनी सी है, ठीक है। ये होता है 1 मीटर, है ना। वेरी गुड, ये 1 मीटर डिस्टेंस ऐसे 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 समझी गई। अब दूसरी लिखो आप, किलोग्राम क्या होता है। किलोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो इसके अंदर 1 kg, 1 kg is the mass 1 kg is the mass of a cylinder made of याद करो, नाम बोला था आपको, प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम, मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, जो कहां पे रखा गया है, कहां पे रखा हुआ है, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, कहाँ पे ये, फ्रांस के अंदर है। फ्रांस की कौन सी जगह में, पेरिस पे। ये आपको अब देखो याद हो गई है। अब आज मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। पेरिस में भी एक जगह है, इसका नाम है सीवर्स। ये एक जगह का नाम है सीवर्स। जैसे अपन बोलते हैं ना राजस्थान के अंदर आपका ये क्या है, पंजाब में भी पटियाला में भी 22 नंबर फाटक, है ना। ये पेरिस के पास में एक जगह है ये। 1889 के अंदर इस किलोग्राम को फाइनली सब जनों ने एक्सेप्ट किया था ना, 1889। सुनो अब समझो क्या है 1 किलोग्राम क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज तो आप लिख लेना, लैंग्वेज आप लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको समझना है, फील करना है, अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे, ये क्या है, बेसिकली एक एक एलॉय था, एक एलॉय है। एलॉय समझते हो ना, मिक्स किया गया, प्लेटिनम और इरिडियम को मिक्स करके इसका एक एलॉय बनाया गया। उस एलॉय से एक सिलेंडर बनाया। क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया, ठीक है ना। ये सिलेंडर, ये किसका बना हुआ था, प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया गया, ठीक है। इस सिलेंडर का जो मास है, वो मास आपका रियल में 1 kg है, ठीक है ना। इसी को स्टैंडर्ड मान के आज की तारीख में हम सारे मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे रखा गया है, ये वेट एंड मेजरमेंट, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो ये संस्था है, यहाँ पे रखा गया है। ये भी आपको क्लियर होगा। इसकी एक खासियत भी है बच्चों, जितना इसका डाया है उतनी ही उसकी हाइट है, ठीक है ना। ये इसकी खासियत है, मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको बताई है ना। ये इस तरीके का बनाया गया। इसके ऊपर ना ही तो कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ना ही प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ना ही कोई मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है, किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये इस तरीके का एलॉय होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इस एलॉय को मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। बस आपको ये समझना है, नाम याद रखना है। ऐसे स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं हो सकती। इस पे टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम किसी का भी, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर वगैरह किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं। नो सर। वेरी गुड। यस सर। अब आप लिखो सेकंड क्या होता है। पहले इसको लिख लो डेफिनेशन को, फिर देसी भाषा में समझेंगे हम इसको। सेकंड को, सेकंड क्या होता है, स्मॉल एस या SEC भी लिख सकते हो। 1 second is the duration of अब लिखना है आपको वही। अब थोड़ी सी एक लंबी चौड़ी सी वैल्यू है
वो आपको याद रखनी है। मोबाइल नंबर मान लो 9192631770, ये मोबाइल नंबर याद रखो। 1 second is the duration of 919263317770। ये से याद कर लो, धीरे सर का मोबाइल नंबर है, कभी भी जरूरत पड़े तो मिस कॉल मारो। क्या है मोबाइल नंबर? 9192, ये तो सिंपल है। 631, ये भी सिंपल है। 770 खत्म। क्या है इसके अंदर? ये लो 9192631770। ठीक है, ये याद रखना है मोबाइल नंबर आपको। अब ये है क्या चीज, अभी लिखाता हूं। अब सुनो, 1 second is the duration of 9192631770 periods of the radiation, radiation corresponding to the transition between hyperfine level hyperfine level of the ground state of the cesium 133 atom, cesium 133 atom। ये 1967 में ये ली गई थी। ये डेफिनेशन लिख लो बच्चों। अब सुनो बच्चों, अब ये जो मैंने कुछ इसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, हाइपरफाइन लेवल, ग्राउंड स्टेट लेवल, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। किसके एनर्जी लेवल्स होते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। ये लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। देखो वेरी गुड। देखो बच्चों, आप कोई भी अगर आप है ना वो बनाते हो, क्या बनाते हो, जो ये आप बनाते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग समझते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे सर्किल बनाया तो इसके अंदर यहाँ पे है ना, इसके अंदर आपको पता है ऐसे ऑर्बिट्स वगैरह होती है, ठीक है ना। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये सर्किल बन नहीं पा रहे हैं, चलो अपन ऐसे बना देते हैं, देसी तरीके से बना देते हैं। देसी तरीका मतलब अपन इसको इस तरीके से बना देते हैं। ऐसे सर्किल होता है, कोई भी एटम का अपन ऐसे बनाते हैं ना, तो ऐसे ऑर्बिट्स बनाते हैं उसके चारों तरफ, ऐसे ऑर्बिट्स। उसके अंदर अपन ऐसे लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फिर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इनको क्या है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब बहुत डीप में बताऊंगा, अभी ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या है, इनके एनर्जी लेवल होते हैं। ये जैसे इनको शो किया जाता है, जैसे ये होता है ग्राउंड लेवल, ये होता है ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल होता है। फिर ऐसे है ना, इनके क्या होते हैं, हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना, फिर वापस अगेन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इनको क्या एनर्जी दी जाती है, ठीक है ना, कि इतनी एनर्जी दोगे तो इस लेवल पे पहुंच जाएगा, इतनी एनर्जी दोगे तो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। मैं इतनी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी एनर्जी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये मैं लेवल्स बताऊंगा। बस ये ऐसे समझो, ये लेवल्स होते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल, फिर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, ऐसे लेवल्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के जंपिंग करने के, जंप करने के, ठीक है ना। ये इस तरीके का मैंने ये टेक्निकल वर्ड्स यूज किए। तो इन टेक्निकल वर्ड से कंफ्यूज मत होना, सर ये हाइपरफाइन लेवल क्या आता है, ग्राउंड स्टेट लेवल क्या होती है, ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब समझो, देसी भाषा में समझो इसको प्योर, क्या होती है, देखो क्या बोला। 1 सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड्स ऑफ अ रेडिएशन।
क्या बोला, ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसमिशन बिटवीन हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड लेवल ऑफ सीजियम 133। ठीक है, सीजियम 133 की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है, क्या बोला, ये जो सीजियम 133 है, ये बेसिकली सीजियम के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है ना, 133 ऐसा था, 133 134 ऐसे सीजियम के आइसोटॉप है। उसमें से जो ये वाला आइसोटॉप है सीजियम का जो 133 आइसोटॉप है, ये सीजियम का 133 आइसोटॉप, इसकी एक फिक्स स्पेक्ट्रम होता है, इसका एक फिक्स स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम जब 9192631770 इतने वाइब्रेशंस करता है, क्या करता है, इतने वाइब्रेशन जब जनरेट करता है, जैसे ये है, तो इसको मैं बताऊं तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है ना, ये मैंने वेव की फॉर्म में बनाया, ऐसे रेडिएशन के वाइब्रेशंस होते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो 1 सेकंड किसको बोलेंगे, सीजियम 133 का स्पेक्ट्रम जब 9192631770 इतने वाइब्रेशंस जिस टाइम पीरियड के अंदर करता है, उसको बोला जाता है 1 सेकंड। क्या बोला जाता है, 1 सेकंड। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि सर 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड किसको बोला, इतने वाइब्रेशंस को बोला। यानी सीजियम 133 जो ये जो एटम लिया गया है ना, सीजियम का जो आइसोटॉप लिया गया है, ये आइसोटॉप 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, 9192631770। अब देखो, याद रखने का तरीका ऐसे ही है। क्या बोला कि 1 सेकंड क्या है, इतने वाइब्रेशंस के बराबर होता है, इतने वाइब्रेशंस के बराबर होता है। किसके वाइब्रेशन, सीजियम 133 के वाइब्रेशन। यानी आपको सिंपल देसी लैंग्वेज में ऐसे याद रखना है, सीजियम 133 आइसोट्रॉप जब 9192631770 वाइब्रेशन जिस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है आपका 1 सेकंड। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? अब आप अपने मन में डेफिनेशन सोचो, क्या बोला मैंने, क्या बोला, सीजियम 133 जो एटम है, ये एटम जब 9192631770 वाइब्रेशन जिस टाइम पीरियड में करता है, वो आपका क्या कहलाता है, 1 सेकंड। अभी समझ में आया, क्लियर है बच्चों? रेस्पॉन्स करो, यस नो। यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अब आप एक चीज देखोगे, ये जो सीजियम का 133 जो आइसोट्रोप है, सीजियम 133 जो आइसोट्रोप है, ये आइसोट्रोप को आप जब भी, अब ये आप नहीं देख सकते लेबोरेटरी में इसको, बेसिकली ये जब रिसर्च में जाते हो आगे, बहुत बड़ी कोई साइंस लैब होती है, तो वहां कोई अगर केमिस्ट्री का आप फील्ड चूज करते हो, तो उसमें आपको हो सकता है ऐसे मौके मिल जाए। इसका जब वाइब्रेशन आप देखोगे ना, तो इसका वाइब्रेशन कभी चेंज नहीं होगा, जो मैंने बोला उतना ही रहेगा। कितना, पहले भी उतना ही था, आज भी इतना ही है, आगे भी इतना ही रहेगा। कितना वाइब्रेशन, 9192631770 किसके अंदर, 1 सेकंड के अंदर। अगर आप टाइम देखोगे ना, पहली बात तो ये इतना फास्ट वाइब्रेशन है, सोचो कितना तगड़ा वाइब्रेशन है। यानी मैं ऐसे बोल दूं, मतलब 9 बिलियन अप्रोक्सीमेट, है ना, 9.1 बिलियन वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड के अंदर। समझ रहे हो? तो इस वाइब्रेशन को हम नॉर्मली ऐसे अपनी आई से तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना, तो इनके लिए कुछ ना कुछ मशीनरीज होती होगी, उनसे पता चलता होगा इनके बारे में। ठीक है, अब ये हमारे उसमें नहीं है कि हम इस सर मेरे को ये देखना है, मुझे ये बताओ, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इन द सेंस, मतलब नॉर्मली हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे तो नहीं देखते इसको। ठीक है ना, बस ये स्टैंडर्ड है जिसको हमें याद रखना है, ये डाटा फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एक लाइन एक वर्ड का भी चेंजेस नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, एक लाइन एक वर्ड का भी चेंजेस नहीं होगा। हाँ, याद रखने का तरीका बस यही, सीजियम 133 एटम, इसका वाइब्रेशन होगा कितना, 9192631770, इतना वाइब्रेशन जिस टाइम पीरियड के अंदर होगा, वो टाइम पीरियड कहलाता है 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रखोगे, आगे बढ़ूं? यस वेरी गुड। ये तो थी सर। वेरी गुड, ये तो हमने बात कर ली किस किस की, लेंथ की, मास की और सेकंड की। अब इसके अलावा और भी बची, क्या बची है आपके पास, करंट की बची, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बची, केल्विन बची। अब ये चीजें क्या होती है,
ये चीजें भी हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको नोट्स दे दूंगा यार, हाँ ये चीजें मत लिखो, ये फिक्स, मतलब मैं भी अभी वही लिखाऊंगा, सीधी सी बात है, देखो सेम लैंग्वेज लिखाऊंगा, बस इसको आप पढ़ लेना। अब ये जो मैं एम्पियर के बारे में लिखाना जा रहा हूँ ना, एम्पियर के बारे में, मतलब एम्पियर के बारे में बता देता हूँ। करंट, वन एम्पियर करंट किसको बोलते हैं, ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, कब, +2 के अंदर, तब आपके ये प्रूफ भी करके बताऊंगा, यही वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ, 1 एम्पियर वाला, है ना। ये क्या होता है, अभी आपको हो सकता है ये चीज समझ ना आए, लेकिन आपको याद तो रखनी ही है। 1 एम्पियर क्या होता है, ये एक कांस्टेंट करंट होती है। ये कांस्टेंट करंट क्या होती है, जब दो पैरेलल वायर्स लिए जाते हैं, जब दो पैरेलल वायर्स लिए जाते हैं, इन दोनों पैरेलल, ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स होते हैं, सुनना, बस आप सुनना और समझने की कोशिश करना। इनफाइनाइट लेंथ के जब दो कंडक्टिंग वायर ली जाते हैं, और इन दोनों कंडक्टिंग वायर को अगर मैं 1 मीटर के सेपरेशन पे रखूं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 1 मीटर का। जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर रखा जाता है, और ये सब वैक्यूम के अंदर कर रहे हैं सारा काम, दो वायर है, दोनों वायर को हमने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा, उस समय इनके अंदर अगर मैं करंट फ्लो कराऊं, तो करंट फ्लो कराने से इन दोनों कंडक्टर के बीच में, इन दोनों कंडक्टर के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर के बराबर होगा। सुन लो बस आप, मैं इसका नोट्स दे दूंगा, चलो लिखो, इसको लिखो, लिखो 1 एम्पियर क्या होता है। अब सुनो, ये जो फोर्स लगता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर की लेंथ पर, कब, जब इन दोनों वायर को हम रखते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट किसके बराबर होती है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट होती है 1 एम्पियर के बराबर। कुछ बात समझ में आई बच्चों, नॉर्मल लैंग्वेज में समझो क्या बोला, है ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा दूंगा अभी। जब दो इनफाइनाइट कंडक्टर वायर को 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा जाता है, तब 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 इन दोनों वायर के बीच में एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर पर, फोर्स होता है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इस समय इन वायर में जो करंट फ्लो हो रही होती है, ये करंट का मैग्नीट्यूड होता है कितना, 1 एम्पियर के बराबर, वो होता है 1 एम्पियर के बराबर। अभी मैं आपको बताऊंगा ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस, एट दैट टाइम अभी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर कैसे आया फोर्स, है ना। लेकिन इसके लिए आपको क्या आपको क्या, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं आपको कराऊंगा जब मैग्नेटिज्म, तब बताऊंगा, फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं, उससे हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, इससे इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप लिखो एम्पियर, हेडिंग डालो एम्पियर, लिखो एम्पियर के बारे में, एम्पियर के बारे में लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ क्योंकि आलस आते हैं ये थ्योरी लिखाने में। लिखो 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, 1 एम्पियर is that constant current which when maintained in two straight, which when maintained in two straight, thin and parallel conductors of infinite length, and placed 1 मीटर apart। क्या बोला आपस में, वापस सुनो। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच when maintained in two straight, thin and parallel conductor of infinite length and placed 1 मीटर apart in vacuum